एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई 25 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। बेहतरीन आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। ओके, न्यूज तो डिस्कस करेंगे बट रिवीजन पे हम लोग और ज्यादा फोकस रहेंगे। कल हम लोगों ने लगभग काफी बढ़िया बढ़िया न्यूज का डिस्कशन किया था। आज भी ऐसी न्यूज है जहां से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सवाल का मतलब है वहां से मेरे भाई सवाल आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी न्यूज है और फिर से आज आपको मेरे दोस्त वो न्यूज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई रिलेटेड है, डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे ओके आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार यार अपनी तरफ से इफ पॉसिबल सेशन शेयर कर सकते हो तो शेयर करना स्टार्ट करिएगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। आज का मोटिवेशनल कोड भी काफी बढ़िया लिखा है, द बेस्ट टाइम टू डू इट इज नाउ। ओके, देखो ये हम हमेशा सोचते हैं यार एक काम करते हैं ना कल कर लेंगे, ये होती है आदत, ये होती है ह्यूमन टेंडेंसी है मेरे भाई। हमेशा काम को हम लोग टालना पसंद करते हैं। अक्सर लोग मेरे भाई काम को टालना पसंद करते हैं। अरे यार छोड़ना, इसे कल कर लेंगे, ठीक है, अरे यार चल छोड़ना, इसे कल कर लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक आदत बन जाता है और हम फिर काम को ना मेरे दोस्त इसी तरीके से लेके चलते हैं। अगर हमारे पास कोई काम आता है जो हम 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में भी कर सकते हैं, उसे खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर भी हम क्या करें, अरे चल यार ठीक है इसे बाद में कर लेंगे। कहीं मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाओ, अरे यार चल बाद में ले लेंगे। अरे यार चल कहीं करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अरे चल इस वाले को बाद में कर लेंगे। अरे कोई सवाल कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, उसमें एक सवाल फंस जाए, चल ठीक है इसको बाद में कर लेंगे। क्यों बात, क्यों मेरे भाई, क्यों ना बैठो ना उस पर समाधान ढूंढो। अगर फंस रहे हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो ना। जब आपको पता है कि सामने समस्या है तो निवारण भी आपको पता होना चाहिए ना। या नहीं यार समस्या है, चलो ठीक है इसको बाद में डील करेंगे। तो क्या समस्या कौन सी मेरे दोस्त? आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे क्या? वही समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढोगे जो आप इजीली कर पा रहे हो? क्या पजल को सॉल्व करना नहीं पसंद करोगे मेरे भाई? कोई समस्या है यानी पजल यानी समस्या मेरे भाई, सॉल्व करो ना। कल कभी लौट कर, कल नहीं आने वाला मेरे भाई, ये कल के चक्कर में मत रहो, समय निकल जाएगा। समटाइम्स लेटर बिकम नेवर होता है। आप छोड़ोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई और नहीं पकड़ेगा भाई। अपॉर्चुनिस्ट यहाँ बैठे हैं और क्यों ना बैठे हो मेरे भाई, ठीक है। तो आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मौका मिला है तो मेरे दोस्त भुनाना पड़ेगा। ओके, ये तो आप सर मेरी बात कर रहे हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये सबकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। चलो स्टार्ट करते। पहला सवाल आपके सामने, गौर फरमाइएगा, जरा देखिएगा मेरे भाई। ये जो सवाल है दिस इज रिलेटेड टू द मॉरिशस नेशनल डे। ओके, जो मॉरिशस का नेशनल डे है उसके बारे में। मॉरिशस 4 स्टेटमेंट है आपके सामने और बताइए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट मेरे दोस्त करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे भाई? मॉरिशस सेलिब्रेट इट्स नेशनल डे ऑन 12 मार्च। ये कह रहे हैं कि मॉरिशस जो अपना नेशनल डे है वो 12 मार्च को सेलिब्रेट करता है। ये तो करेक्ट है यहां तक। इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटिश रूल से 1968 में, ये भी करेक्ट है भाई, यहां तक अपना सही है। आगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे 2025 सेलिब्रेशन के दौरान। 2025 जो सेलिब्रेशन रहेगा उस दौरान मोदी जी यहां पर चीफ गेस्ट रहेंगे, ये भी अपना करेक्ट है दोस्त। इसके बाद लिखा है 2025 जो है ये 57th एनिवर्सरी है मॉरिशस के इंडिपेंडेंस की। चलिए देखते हैं अभी, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज द चीफ गेस्ट इन 2024। इससे पिछला वाला जो सेलिब्रेशन रहा था उसमें जो अपनी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी वो चीफ गेस्ट रही थी मेरे भाई। बात समझ पा रहे हो? अब सवाल यहां पर क्या उठता है? सवाल उठता है कि भैया जी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। किसी को आइडिया दोस्त? ऑल आर करेक्ट बच्चे करें। डी 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 फॉर डॉग मेरे भाई। हाँ जी, राइट आंसर इज डी फॉर डॉग। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन अपने करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अभी हाल फिलहाल शक्तिकांत दास जी को अपॉइंट किया गया। ओके, उनका अपॉइंटमेंट रहा है। अभी वो गवर्नर के तौर पर रिटायर हुए, आरबीआई गवर्नर के तौर पे। अब उनका यहां पर अपॉइंटमेंट हुआ है। सवाल ये कि उनके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है। तो शक्तिकांत दास जी की बात करते हैं। इनको अपॉइंट किया गया सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, ये अपना करेक्ट है। ये इससे पहले 25th गवर्नर थे आरबीआई के, ये अपना करेक्ट है। पीके मिश्रा जी ये फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे, ये भी करेक्ट है मेरे भाई।
ओके इनका जो अपॉइंटमेंट है, शक्तिकांत दास जी का जो अपॉइंटमेंट है, ये 5 सालों के फिक्स पीरियड के लिए है। तो ये अपना इनकरेक्ट है दोस्त, इसलिए क्योंकि को टर्मिनस मैंने बताया था। को टर्मिनस का मतलब क्या है कि जब तक मोदी जी है मेरे भाई, ओके जब तक मोदी जी का कार्यकाल रहेगा तब तक ये बतौर मेरे दोस्त सेक्रेटरी बने रहेंगे। ओके इस पॉइंट को याद रखना है, हिज अपॉइंटमेंट विल बी को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट और तीसरा करेक्ट मेरे भाई। अगला देखिएगा, अभी हाल फिलहाल राजीव सिंह रघुवंशी है, इनका टेनर एक्सटेंड किया गया था डीसीजीआई के तौर पे, डीसीजीआई के तौर पे, यानी कि मेरे भाई डायरेक्टरेट नहीं क्या था यार, मैं तो भूल गया, जरा बताएंगे डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक बने रहेंगे। हाँ जी अब जरा बताइए यहां पर, अच्छा लिखा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, ये करेक्ट है। इन्होंने चार्ज लिया था डीसीजीआई के तौर पे 23 फरवरी 2023 को, ये भी अपना करेक्ट है। और इनको इनिशियली मेरे दोस्त ये था कि ये रिटायर होने वाले थे 28 फरवरी 2024 को। अब इनका एक्सटेंशन हो गया, टेनर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने इनका एक्सटेंशन अप्रूव किया, ये भी करेक्ट है। डीसीजीआई इज द हेड ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, क्या ये करेक्ट है मेरे दोस्त? देखो मैक्सिमम बोल रहे 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्यों भाई ये कैसे करेक्ट हो गया? ये इनकरेक्ट है, ये कैसे करेक्ट हो गया? डीसीजीआई जो है वो हेड करता है इसको, नहीं, डीसीजीआई आईपीसी को हेड नहीं करता, वो सीडी एससीओ को हेड करता है। जो सीडीएससीओ है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात को याद रखना, जल्दबाजी में गलत कर दोगे। ये सीडीएससीओ को हेड करता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। ओके लेकिन अभी वर्तमान में मेरे भाई जो ये राजीव सिंह रघुवंशी हैं, जो डीसीजीआई के तौर पे काम कर रहे हैं, डीसीजीआई के तौर पे काम कर रहे हैं, वो अभी इस आईपीसी को हेड कर रहे हैं, वो इसके सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर है। कंफ्यूजन होना लाजमी था, क्वेश्चन ही इस वजह से सेट किया गया था कि आप कहीं ना कहीं फंसो, आपके दिमाग में होगा कि भाई जो अभी डीसीजीआई है वही हेड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है लाइन का कि डीसीजीआई हेड करता आईपीसी को? नहीं भाई, डीसीजीआई जो व्यक्ति है उसको एडिशनल चार्ज दिया गया है आईपीसी का, बात समझ रहे हो? आईपीसी का, गड़बड़ मत कर देना, एग्जाम में ऐसी गड़बड़ करते हो मेरे भाई। क्लियर है? इनिशियली इनको चार्ज मिला था 23 फरवरी 2023 को, और इनका जो रिटायरमेंट होना था वो 28 फरवरी 2024 को होना था मेरे भाई। डन। 2025 ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये 2025 मेरे भाई, ये 25 आएगा, 24 नहीं 25 आएगा, सॉरी 2025 आएगा ये यहां पर, ठीक है, तो गलत हो गया ये, 1 2 3 करेक्ट होगा, 1 2 3, ये 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काश पटेल अपॉइंटमेंट एज अ एफबीआई डायरेक्टर। करेक्ट कर दिया ओम प्रकाश, करेक्ट कर दिया भाई, तो रिटायरमेंट 28 फरवरी 2025 का था ना, वो करेक्ट कर दिया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? कहीं तो फंस रहे होगे ना, अब कुछ एक तो फंस रहे होंगे ना, उनको लग रहा हो अरे यार ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे। अब बन रहे हैं ना क्वेश्चंस, हौले हौले धीरे धीरे। अब कुछ बच्चे होंगे अरे सर वन लाइनर पढ़ाओ ना यार, वन लाइनर पढ़ाओ ना। मैंने कहा देख वन लाइनर और स्टेटमेंट बेस का फर्क देख क्या है। वन लाइनर तो हम लोग करेंगे, उससे रिवीजन वो भी है, लेकिन स्टेटमेंट बेस का फायदा ये कि उस न्यूज से रिलेटेड अगर 4-5 पॉइंट है ना, तो वो सारे रिवीजन में कवर हो जा रहे हैं अपने, एक भी पॉइंट अपना स्किप नहीं हो रहा मेरे भाई। तो काश पटेल क्या ये 9th डायरेक्टर बने हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के? आंसर क्या बनेगा? हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है, एफबीआई के डायरेक्टर बने हैं ये। इन्होंने जो शपथ ली थी वो भगवत गीता पर ली थी, वो भी करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। जो ओथ थी वो एडमिनिस्टर की थी यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने, हाँ जी ये भी करेक्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। काश पटेल इज अ फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जिन्होंने ओथ लिए, शपथ ली है भगवत गीता पे, ये इनकरेक्ट है भाई, ये फर्स्ट इंडियन नहीं है। इनसे पहले एक थे सुहास सुब्रमण्यम, ओके, सुहास सुब्रमण्यम, उन्होंने भी इस तरीके से किया था। तो 1 2 3 अपना बी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है?
अब चलो एक काम करते हैं, कुछ एक अपॉइंटमेंट जो हाल फिलहाल रहे ना उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कल तो कुछ पढ़े थे इसमें। एक नाम है विक्रम विक्रम काशबेकर। ओके, इनको हीरो मोटोकॉर्प का, ओके किसका मेरे भाई, हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ अपॉइंट किया गया, हीरो मोटोकॉर्प का। एक है गोपाल विट्टल, गोपाल विट्टल, इनको अभी GSMA जो बोर्ड है उसका एक्टिंग चेयर नियुक्त किया गया है। ओके, गोपाल विट्टल साहब ये GSMA बोर्ड में डेप्यूटी चेयर थे, ये वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है भारतीय एयरटेल में, और इनको जॉस मारिया की जगह पे, किसकी जगह पे, जॉस मारिया की जगह पे अपॉइंट किया गया, जॉस मारिया की जगह पे। विक्रम कासबेकर ये निरंजन गुप्ता की जगह पे अपॉइंट हुए, निरंजन गुप्ता की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया। ओके, अच्छा विजिबिलिटी है कि नहीं ये जो लिख रहा हूं मेरे भाई में, अगर नहीं है तो पेन चेंज करूं, ठीक है। राजेश निर्वाण, इनको भी अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ओके, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत है मेरे भाई। ओके, सिविल एविएशन जो ऑपरेशन है देश में उनको, उनसे रिलेटेड जो सिक्योरिटी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है राजेश निर्वाण। ओके, राजेश निर्वाण मेरे भाई। इसके अलावा अभी सिटी बैंक के जो इंडिया हेड बने हैं, सिटी बैंक के इंडिया हेड, इनका नाम है के बाला, बाला उबाला उबाला उबाला, समझ रहे हो मेरे भाई, शैतान का साला, बाला सुब्रमनियन। ओके, बाला सुब्रमनियन, ये नाम याद रखना, सिटी बैंक के ये इंडिया हेड है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ओके, ज्ञानेश कुमार, और एक इलेक्शन कमिश्नर बने उनका नाम है विवेक जोशी। कौन से जोशी मेरे भाई, विवेक जोशी। बात समझ में आ रही है, विवेक जोशी। अगला सवाल देखिएगा, नीति आयोग एंड उसके जो सीईओ बने BBR सुब्रमण्यम, उनके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है। टेनर ऑफ नीति आयोग सीईओ BBR सुब्रमण्यम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, ये अपना करेक्ट है दोस्त। ओके, ही वॉज इनिशियली अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ नीति आयोग इन फरवरी 2023 में इनको अपॉइंट किया गया था। क्या ये अपना करेक्ट है, हाँ जी भैया जी, इतना अपना करेक्ट है कि इनको फरवरी 2023 में अपॉइंट किया गया था 2 सालों के लिए, ये भी अपना करेक्ट है। नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को, हाँ जी करेक्ट है, इससे पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन होता था। वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत, ना जी अमिताभ कांत नहीं है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बैरी। ओके, सुमन बैरी मेरे भाई। राइट आंसर बनेगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। क्लियर है बेटा, जिनके करेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो कल क्लास लिए होंगे, जिनके करेक्ट नहीं हो रहे उन्होंने कल क्लास नहीं ली होगी। अब जरा देखिएगा, कुछ एक अपॉइंटमेंट का रिवीजन और कर लेते हैं। जैसे कि अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो सीईओ अपॉइंट किए गए, सीईओ, इनका नाम है पीडी सिंह। ओके, पीडी सिंह है, इनको यहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सीईओ अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये जेपी मॉर्गन जो चेज है, ओके, उसमें सीईओ के तौर पे काम कर रहे थे। जेपी मॉर्गन चेज बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इन इंडिया, जेपी मॉर्गन चेज बैंक है देश में, उसके सीईओ के तौर पे काम कर रहे थे। इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है पीडी सिंह ने, वो है जारिन दारूवाला। ओके, जारिन दारूवाला। ओके, एक और याद रख सकते हो, जो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज है, जो इसके हेड अपॉइंट किए गए, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के सीईओ अपॉइंट किए गए, इनका नाम है सलीला पांडे। और किसकी जगह पे ये बनी है, अभिजीत चक्रवर्ती की जगह पे। ओके, अभिजीत चक्रवर्ती की जगह पे सलीला पांडे है, इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, इनका जो टेन्योर है वो 2 साल का, 2 इयर्स के लिए, इनको 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। एक है विप्रो
विप्रो कंसल्टिंग मेरे भाई, विप्रो कंसल्टिंग के जो मैनेजिंग पार्टनर और ग्लोबल हेड चुने गए, मैनेजिंग पार्टनर ग्लोबल हेड, इनका नाम है अमित कुमार। क्या है मेरे भाई? अमित कुमार। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए आईसीएआई के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 73rd 73वें प्रेसिडेंट मेरे भाई। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे चरणजोत सिंह नंदा, सीएस नंदा। और जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बने इसके, वो है डीपी कुमार, डी प्रसन्ना कुमार। तो सीएस नंदा प्रेसिडेंट, डीपी कुमार वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ओके, चलिए आरसीबी के कैप्टन का नाम याद रख लेना, रजत पट्टीदार मेरे भाई। नेक्स्ट, Who has been appointed as a head of committee formed by नीति आयोग। आज भी एक कमेटी पढ़ने वाले हम लोग। नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई है, किस चीज के लिए बनाई है? एम्स न्यू दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करना है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मेडिकल रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए। उसके हेड कौन है? मेरे भाई? मजा आ रहा रिवीजन में मेरे दोस्त? आ रहा ही होगा, वो तो तुम्हारे दिल की चाहत है। अब देखो, 2-3 कमेटी पढ़ लेते। एक कमेटी तो यहां पर ये वीके पॉल साहब वाली हो गई। एक नाम याद रखना, राधे, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, राधा श्याम। एग्जाम में आना है मेरे भाई ये वाला। राठो, भगवान श्री कृष्ण का हाथ है मेरे भाई, यहां पर आशीर्वाद है दोस्त। ये वाला सवाल तो एग्जाम का पार्ट बनेगा। असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। कौन सा ग्रुप मेरे भाई? एक वर्किंग ग्रुप बनाया। क्यों बनाया वर्किंग ग्रुप? ये कहते हैं कि असल में जो करंट मार्केट की टाइमिंग है, ओके, जो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग है फाइनेंशियल मार्केट की, किसकी दोस्त? जो फाइनेंशियल मार्केट है मेरे भाई, इसकी जो टाइमिंग है, किस चीज की टाइमिंग है मेरे भाई? ये है ट्रेडिंग की और सेटलमेंट की। ओके, इस टाइमिंग को रिव्यू करने के लिए एक पैनल बनाया गया। उस पैनल के हेड का नाम है राधा श्याम राठो। ओके, राधा श्याम राठो। एक नाम याद रख लेना मेरे भाई, दिनेश कुमार खरा। ओके, दिनेश कुमार खरा साहब, इनकी अध्यक्षता में भी एक 7 मेंबर की कमेटी बनी है। 7 मेंबर की एक कमेटी बनी। किस चीज के लिए बनी है? कहते हैं कि जो इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, उसमें जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो बदलाव किए जा रहे हैं, उन बदलाव को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ प्रपोजल रखे हैं, जैसे कि एफडीआई की लिमिट को 74% से 100% ले जाना है। दूसरा, जो पेड अप कैपिटल है, उस पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करना है। तीसरा, कंपोजिट जो लाइसेंस है उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो इनसे रिलेटेड कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट किए जा रहे हैं इस एक्ट में। ये कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, उसको रिव्यू करने के लिए दिनेश कुमार खरा साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, सुनील भारती मित्तल साहब, उनको अभी सम्मानित किया गया है यूके के द्वारा। हाँ जी, करा तो गया है। अब सवाल बहुत सिंपल सा है, उनके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है? जरा देखिएगा। सुनील भारती मित्तल फाउंडर है, चेयरमैन है भारती एंटरप्राइजेस के। इनको नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE इससे सम्मानित किया गया है। तो ये तो अपना करेक्ट है। ये जो अवार्ड है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का जो रेजिडेंस है न्यू दिल्ली में, वहां पर इनको प्रेजेंट किया गया था। ये भी अपना करेक्ट है भाई। ही वाज प्रेजेंटेड द मेडल एट ब्रिटिश हाई कमिश्नर रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली। जो करंट ब्रिटिश हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनका नाम है लिंडी कैमरून। क्या नाम है बेटा? लिंडी कैमरून। ये भी करेक्ट है। KBE इज द हाईएस्ट ग्रेड इन ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ शेवेलरी मेरे भाई। तो आंसर है नो। टॉप पर है GBE। ओके, टॉप पर क्या है? GBE, उसके बाद KB, OB, MB ऐसे चलता है। ठीक है, सबसे पहले आता है GBE, G फॉर, आराम से ढूंढ लेना मेरे भाई, कल मैंने पढ़ाया था उसको पढ़ लेना। GBE, उसके बाद आ गया KBE या फिर DBE मेरे भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है यहां पर CBE, फिर आता है मेरे भाई OBE, फिर आता है MBE। ओके, MBE समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो KB इस तरीके से हाईएस्ट थोड़ी हुआ, ये तो सेकंड हाईएस्ट हो गया, इसलिए अपना ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 1, 2, 4 होगा। 1, 2 और 4 मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंस मिशेल डिकेड एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड जो रहा, उस कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है दोस्त? पढ़िए, इसका जवाब दीजिए।
आह, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर वन देखते हैं पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑनर किया गया है इस अवार्ड से, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है ये रोड सेफ्टी में, ठीक है। इंडिया ने ये रिकॉग्निशन शेयर किया था मोरक्को के साथ, ठीक है, ये करेक्ट है। जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया तो फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के दौरान रोड सेफ्टी को लेकर, ये मराकीच में रही थी, ओके, ये भी करेक्ट है। अजय तामता जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, उन्होंने अवार्ड लिया था डब्ल्यूएचओ से। यार तो सारे करेक्ट लग रहे हैं मेरे को तो, मेरे को तो सारे करेक्ट लग रहे हैं सर। आपको क्या लग रहा है? हमको भी लग रहा है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, विराट कोहली ओडीआई माइलस्टोन कौन सा करेक्ट है? विराट कोहली फास्टेस्ट बैटर है जिन्होंने 14,000 ओडीआई रन बनाए हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 मैच रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट में उस दौरान दुबई में, ये करेक्ट है। ये इनकी 51st ओडीआई सेंचुरी भी रही थी इस मैच में, ये करेक्ट है मेरे भाई, ओके। इन्होंने ये जो माइलस्टोन अचीव किया था 287 जो इनिंग्स रही है, 287 पारियों में ये माइलस्टोन अचीव कर लिया था, ओके। जबकि तेंदुलकर साहब ने 350 इनिंग लगा दी थी 14,000 रन पहुंचने में, ये भी करेक्ट है। कोहली फोर्थ बैटर है ओडीआई हिस्ट्री में 14,000 रन पे पहुंचने वाले, ये इनकरेक्ट है। ये थर्ड बैटर है मेरे भाई, फोर्थ नहीं है। तेंदुलकर साहब और कुमार संकारा इनसे आगे है, रिकी पॉन्टिंग नहीं है इस लिस्ट में, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ए आंसर बनेगा, एक दो और तीन। अगला देखिएगा मेरे भाई, विराट कोहली का जो फील्डिंग रिकॉर्ड है ओडीआई में, उस कॉन्टेक्ट में विराट कोहली इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल फील्डर है ओडीआई में। उन्होंने 157 कैचेस लिए अभी तक, ये अपना करेक्ट है। इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया मोहम्मद अजरुद्दीन का, जिनके नाम थे 156 कैचेस, ये भी अपना मेरे भाई करेक्ट है, ओके। इसके बाद इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया था चैंपियन ट्रॉफी मैच 2025 के दौरान अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई, ये भी अपना करेक्ट है। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा था मोस्ट ओडीआई कैचेस का, ये रिक्की पॉन्टिंग के नाम है, 218 कैचेस लिए उन्होंने 448 मैचेस में, ये नहीं है मेरे भाई। भारत में तो विराट कोहली टॉप पे आ गए, लेकिन अगर हम लोग सभी देशों को देखें तो उसमें महिला जयवर्धने जो श्रीलंका के क्रिकेटर है वो टॉप पे है। महिला जयवर्धने ने सबसे ज्यादा विकेट, मतलब सबसे ज्यादा विकेट कह रहा हूं, सबसे ज्यादा कैचेस लिए, ये नाम सिर्फ महिला जयवर्धने का आ जाएगा, बाकी रिकॉर्ड सेम है। 448 मैचों में महिला जयवर्धने 218 कैचेस के साथ मेरे दोस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मोस्ट कैचेस के लिए ओडीआई क्रिकेट में। तो यहां पर भी एक दो तीन मेरे भाई, एक दो और तीन, ओके। अगला देखिएगा दोस्त, वो इंडियन स्क्वैश प्लेयर कौन सा जिसने पीएसए चैलेंजर टाइटल अपने नाम किया ऑक्टेन सिडनी क्लासिक इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑस्ट्रेलिया में किस खिलाड़ी ने यह टाइटल अपने नाम किया है? ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो अपने सौरभ घोषाल है मेरे भाई, स्क्वैश से रिलेटेड। अगला, गुलवीर सिंह का जो अचीवमेंट रहा है एथलेटिक्स में, उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है? गुलवीर सिंह, अभी गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कि 13 मिनट का जो बैरियर है वो ब्रेक किया था। तो गुलवीर सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन है जिन्होंने 13 मिनट का जो बैरियर है वो ब्रेक किया था मेंस 55,000 मीटर इंडोर रेस में। इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया था बीयू टेरियर डीएमआर चैलेंज के दौरान बॉस्टन में मेरे भाई। मात्र 12 मिनट इन्होंने लिए थे, 12 मिनट या 12 मिनट 59.77 सेकंड इन्होंने लिए थे। बात समझ में आ रही है? आई होप मेरे भाई क्लियर होगा, वैसे है इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। इवन अगर इसमें ही देखें, लास्ट वीक इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था मेंस 3000 मीटर इंडोर रेस में, तब ये 16 ईयर ओल्ड जो रिकॉर्ड है ना तब ब्रेक किए थे मेरे भाई। 16 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि इससे पहले जो रिकॉर्ड सेट कर रखा था वो सुरेंद्र सिंह ने सेट कर रखा था 2008 में, ठीक है, 7 में 749.47 में मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया, इस हिसाब से तो सारे करेक्ट बनते, सारे करेक्ट बनते मेरे भाई, है ना? ऐसा ही है ना? सारे करेक्ट है ना, है ना? सारे करेक्ट है। अरे बताओ ना, सारे करेक्ट है ही नहीं है? मैं इधर सेट कर लू अपने को। क्रॉप कैसे होगा? सेटिंग करनी पड़ेगी, चलो कोई नहीं। यहां पर ये देखो लास्ट वाले में ना 5,000 मीटर की जगह 3,000 मीटर हो जाएगा।
ऑप्शन में 1 2 3 4 तो है ही नहीं। अरे हो सकता है मैं गलत सेट करके लाया हूं। 5000 मीटर मेरे भाई 3000 मीटर होगा, तो 1 2 और 3 ये करेक्ट है। ठीक है, 1 2 और 3 ये करेक्ट है दोस्त। चलो नेक्स्ट। विच इंडियन टेनिस ड्यू वॉन मेंस डबल टाइटल एट पुणे एटीपी चैलेंजर 100 मेरे भाई? तो ये टाइटल जीता था यहाँ पर जीवन ने और विजय ने। जीवन और विजय ने ये टाइटल अपने नाम किया था। वो इंडियन नेवी का शिप कौन सा है जो एमटीडीसी को दिया गया है इंडिया के फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए? तो भाई ये है आईएनएस गुलदार। ओके, आईएनएस गुलदार मेरे भाई। वो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कौन सी है जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुई है? वेस्ट बंगाल कोस्ट यहां पर कंक्लूड हुई थी दोस्त। ठीक है, यहां पर कंक्लूड हुई थी। इसका नाम है सागर कवच। ओके, सागर कवच मेरे भाई, सागर कवच। वो एयरपोर्ट कौन सा है जिसको अभी डीजीसीए का लाइसेंस मिला है? मध्य प्रदेश का 8वां मेरे दोस्त पब्लिक एयरपोर्ट बन गया है। मध्य प्रदेश का 8वां पब्लिक एयरपोर्ट बन गया, बताइए मित्रों। मध्य प्रदेश का रीवा एयरपोर्ट भी है, सतना एयरपोर्ट है। अब 8वां ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, ग्वालियर, रीवा एयरपोर्ट, सतना एयरपोर्ट, उसके बाद ये 8वां एयरपोर्ट बन गया मेरे भाई, 8वां एयरपोर्ट। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई। यहाँ पर दतिया एयरपोर्ट। ओके, दतिया। वो रेलवे मिनिस्ट्री की पीओएसयू कौन सी है जिसको कवच टेंडर मिला है 71 स्टेशन के लिए? 502 किलोमीटर का जो रूट है अंडर दानापुर सोनपुर डिवीजन, वहां पर इसको सेटअप करने के लिए। तो इसका नाम है मेरे दोस्त रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बीमा असबाब फैसिलिटी जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, उस कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है मेरे भाई? बीमा असबाब फैसिलिटी इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ये जो बजाज अलायंस है इसको जरा पढ़ते हैं। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, फर्स्ट इंश्योरर है जो कि लाइव हो गया है इस बीमा असबाब फैसिलिटी के साथ, ये करेक्ट है। बीमा असबाब एक इनिशिएटिव है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये भी करेक्ट है। एज पर आईआरडीआई सर्कुलर जो कि इशू हुआ था 18 फरवरी 2025 को, जितने भी इंश्योरर है उनको ऑफर करना बीमा असबाब बाई मार्च 1 2025, ये भी करेक्ट है। जो पॉलिसी होल्डर है ये 5 लाख रुपए तक अपने बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर सकते हैं यूपीआई वन टाइम मैंडेट के माध्यम से। तो 5 लाख रुपए नहीं है भाई, ये आपका होगा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज होगा। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 4, तो अपना राइट आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा मेरे भाई। 1 2 4, 1 2 4। ओके, डन। सर जी फास्ट चलो यार, लास्ट टाइम में आप क्या पढ़ाते समझ में नहीं आता। अच्छा लास्ट, अरे यार रिवीजन करा देंगे। मैं कौन सा आज लास्ट डे पढ़ा रहा हूं भाई, क्यों लोड ले रहा है? हा? आराम से पहले जितना पढ़ा रहा हूं उतना, एक किताब खत्म कर कि 4 किताब खोल के बैठेगा। 1 मिनट तसल्ली से, कल 22 न्यूज पढ़ी थी ना, उनको तो समझ लें। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने अभी एक सेचेटाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तरुण योजना लॉन्च करी, मित्र लॉन्च किया था इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने के लिए। सेचेटाइजेशन अलाउ करता है एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट होगी इन्वेस्टिंग एक्सेसिबल करने के लिए। तरुण योजना फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करती है, ऑफर करता है 2400 रुपए इन एसआईपी टू टॉप परफॉर्मिंग स्कूल स्टूडेंट। जो टॉप परफॉर्मिंग स्कूल स्टूडेंट होंगे उनको एसआईपी के लिए 2400 रुपए दिए जाएंगे। मित्र जो है ये इन्वेस्टर को मदद करता है कि वो जो अपना इनएक्टिव और म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग में अमाउंट वो भूल गए हैं, ठीक है, उसको यहां पर रिकवर करने के लिए। ओके, बाय म्यूचुअल फंड सेंट्रल। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। या 500 रुपए की जगह हो जाएगा 200 रुपए मेरे भाई। कितने हो जाएंगे? 200 रुपए। तो 1 3 4 अपना राइट आंसर बनेगा। 1 3 और 4। बात समझ में आ रही है? क्लियर है दोस्त? मित्र क्या है? असल में मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मित्र हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो मित्र है ना, मित्र MITRA, मित्र की फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा मेरे भाई। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ओके, सेबी ने इस मित्र को इंट्रोड्यूस किया था जो अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड है उनको ट्रैक करने के लिए। ओके, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड है उनको ट्रैक करने के लिए। है कि नहीं गजब न्यूज? अरे सर बहुत गजब न्यूज है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 200 रुपए था सर, 250 रुपए। सॉरी माई मिस्टेक। अरे माई मिस्टेक, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी बेटा, माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई।
मेरे मुंह से निकल गया, प्लीज आई एम सॉरी। ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई, अगला देखिए। आरबीआई का जो पेनल्टी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है? यहां मजा आएगा, यहां मजा आएगा। सिटी बैंक है, उसके ऊपर फाइन लगा है 39 लाख रुपए का। जो लार्ज एक्सपोजर ब्रीचेस है, ओके, या जो रेक्टिफाइड डेटा है उसको अपडेट करने को लेकर मेरे भाई वो काम नहीं कर पाए, उसके लिए यहां पर पेनल्टी लगाएगी 39 लाख रुपए की, ये करेक्ट है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर 6.20 लाख की पेनल्टी लगाई है। ओके, इन्होंने जो कुछ बोरोवर है उनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो सीआईसी को इन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। ओके, इसको जरूर याद रखना मेरे दोस्त। इवन जो फैक्ट शीट है कुछ सर्टेन गोल्ड लोन कस्टमर्स की वो प्रोवाइड नहीं की थी, उसके चलते इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, ये भी करेक्ट है अपना। जो जेएम फाइनेंशियल होम लोन है इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई 1.5 लाख रुपए की, ये भी करेक्ट है। फेलिंग टू डिस्क्लोज रिस्क अपग्रेडेशन इंटरेस्ट रेट वेरिएशन मेरे भाई, जो पेनल्टी थी इंपोज की गई थी सेबी के द्वारा, ना 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 आरबीआई के द्वारा मेरे भाई। तो 1 2 3, अगर मैं इसमें ऑल करेक्ट लिख दूं ना, मैक्सिमम आंसर तुम्हारे गलत हो जाएंगे दोस्त, मैक्सिमम आंसर गलत हो जाएंगे। ओके, अब इसके अलावा कुछ एक पेनल्टीज और हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे कि कैसे की, जैसे कि एक है नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। ओके, नैनीताल बैंक, जो नैनीताल बैंक है इसके ऊपर पेनल्टी लगी थी 61.40 लाख रुपीस की, 61.40। एक है जीवन, कौन सा जीवन मेरे भाई? उज्जीवन बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे भाई, 6.70 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी थी। ओके, एक है श्री राम फाइनेंस, इसके ऊपर 5.80 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी थी। ये सारी पेनल्टी आरबीआई ने इंपोज की थी, टोटल पेनल्टी इनके ऊपर थी 68.1 लाख रुपीस की। एक सिंगल न्यूज थी मेरे भाई, बात समझ में आ गया? इसके अलावा दोस्त एक है बायबिट, कौन सा बिट बेटा? बायबिट फिनटेक लिमिटेड। ओके, बायबिट फिनटेक लिमिटेड, इसके ऊपर पेनल्टी लगी 9 करोड़ 27 लाख रुपए की, और ये पेनल्टी लगाई थी FIUIND। ओके, FIUIND ने 9 करोड़ 27 लाख की पेनल्टी लगाई। एक है एयर इंडिया मेरे दोस्त, एयर इंडिया, इसके ऊपर भी पेनल्टी लगी थी 30 लाख रुपए की, कितने की? 30 लाख रुपीस की। ये पेनल्टी लगाई थी डीजीसीए ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, एयर इंडिया के ऊपर 30 लाख की पेनल्टी लगाई थी, 30 लाख की मेरे दोस्त। एक है यूआईबी इंश्योरेंस, यूआईबी इंश्योरेंस, इसके ऊपर पेनल्टी लगी थी 1 करोड़ रुपए की। ये पेनल्टी लगाई थी IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेरे भाई, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा होगा। एक था सिटी बैंक मेरे भाई, सिटी बैंक, इसके अच्छा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 39 लाख वाला हो गया, 39 लाख हो गया। आशीर्वाद 6.2 लाख हो गया, जेएम फाइनेंशियल 1.5 लाख हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करते चलिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 22 तक है, उसके बाद आज की न्यूज पे आ जाएंगे। ओके, एक फाइनेंशियल एंटिटी है जिसके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी सेबी ने लगाई है, उसका आंसर है यहां पर आज एक्सिस सिक्योरिटी। ओके, एक्सिस सिक्योरिटी के ऊपर अभी सेबी ने भी 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी। ये सब कल हम लोग पढ़ चुके हैं कल। अगला सवाल, मयादर राउत और ओडिसी डांस के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है? मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, रिवीजन करते रहा करो, रीड रिवीजन रिकॉल, ये RRR रूल है मेरे भाई, इस पर फोकस कर लो, RRR पे फोकस कर लो। रीड, रिवाइज और रिकॉल। आपने रीड किया कल, ठीक है, आज रिवीजन किया, आज शाम को बैठकर रिकॉल करना, कितनी चीजें याद रहती हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, समझा था, रीड किया, आज हम लोगों ने रिवीजन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिकॉल करने का, आपका काम है रिकॉल करने का, तसल्ली से बैठना, थोड़ा दिमाग पे सोचना, ठीक है, कि अच्छा इसका ये, इसका ये, इसका वो, इसका ये, समझ रहे हो? तब जाके अंतर समझ में आएगा कि कहां स्थिर बैठे हो मेरे भाई। जब समय मिले ना ऐसे आराम से मेरे तो शांति से आराम से सोचो कि हाँ यार, अच्छा ये साहब चले गए, इनसे रिलेटेड 5 पॉइंट मुझे कौन से याद आ रहे हैं, अच्छा ये शक्तिकांत दास साहब अपॉइंट हुए थे, अच्छा मैं सोचू कौन से इनसे रिलेटेड पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 5 याद आ गए, अरे एक मिस कर रहा हूं। फिर रिवाइज जब करोगे अगली बार या रिकॉल करोगे या जब भी पढ़ोगे मेरे भाई, तब याद आएगा अच्छा ये वाला पॉइंट है। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे इफेक्टिव है रीड, रिवाइज, रिकॉल। रीड मैं करा रहा हूं, रिवाइज मैं करा रहा हूं, रिकॉल तो आपको करना पड़ेगा भाई। या ये बोलो नहीं सर आज आप रिकॉल कराओ, अच्छा फिर 2 घंटे का नहीं मेरे भाई, 20 घंटे का क्लास होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ अपने पे, अपनी लेवल पे कितना काम कर सकते हो।
यहां पर पढ़ते मयादर राउत साहब चले गए, फादर थे उड़ीसी डांस के। हो ठीक है मेरे भाई, इन ये फर्स्ट थे जिन्होंने कि गोटीपुआ डांस को स्टेज पे परफॉर्म किया था। ये कला विकास जो केंद्र है 1952 में मेरे भाई, इसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। गौतीपुआ एक ट्रेडिशनल मार्शल डांस है जो कि परफॉर्म होता है यंग बॉयज के द्वारा। ना जी, ये कोई मार्शल डांस थोड़ी है भाई। ठीक है, ही वॉज द ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड, इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो 1, 2 और 4 अपना करेक्ट आंसर बनेगा। 1, 2 और 4 समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। 1, 2 और 4। ओके, ये बेसिकली एक उड़ीसी नृत्य का प्रारंभिक रूप है। ओ सॉरी, ये भी गलत है भाई। आज कैसे गलत हो रहा है मेरे से? इनको तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था ना, तो ये भी गलत हो गया। हाँ जी भाई, ये भी गलत हो गया। सॉरी, माय बैड, माय बैड मेरे भाई, माफ कर दो प्लीज 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 प्लीज। तो ये भी करेक्ट है, तो 1 और 2 अपना राइट आंसर बनेगा। इसको पद्मश्री कर लो, ठीक है, इसको पद्मश्री कर लो यहां तक, ठीक है, इसको पद्मश्री कर लो। अब तो मान लो करेक्ट है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 अपना करेक्ट आंसर बनेगा। अरे गलती हो गई, पद्म भूषण लिखा, पद्मश्री हो तो गया, हो तो गया, ठीक है। अरे बॉयज ही था भाई, वो गलत है, बॉयज ही था, वो अलग नहीं था। ठीक है, गोटीपुआ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उड़ीसा का दोस्त, यहाँ पर जो यंग बॉयज होते हैं वो वीमेन की ड्रेस में परफॉर्म करते हैं, वीमेन की ड्रेस में। और बेसिकली ये एक उड़ीसी जो नृत्य है उसी का प्रारंभिक रूप है मेरे भाई, कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है, कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। मजा आ गया, समझ में आ गया। चलो अब पढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अब ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम है क्या, ठीक है, क्या मायने हैं इसके, तो ये सारी चीजें हम लोग इसको समझ लेते हैं मेरे भाई। कल से थोड़ा व्यवस्था सेट करनी पड़ेगी, कैमरा गलत जगह सेट हो गया है। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इसका फेज 2 शुरू हो रहा है। क्या मतलब है फेज 1 का, क्या मतलब है फेज 2 का, वो भी समझेंगे। पहली बात तो यह है कि स्कीम हमारे लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाएगा। ओके, आज के समय में आपको किस चीज की जरूरत है? सर हमें जरूरत है नौकरी की। ओके, अब जब नौकरी मिल जाएगी तो हम अपने बेहतर जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के समय में है क्या कि नौकरियां नहीं है, ये आपको भी पता है। लोग कहीं ना कहीं स्किल बंदे को नौकरी देना पसंद करते हैं, फ्रेशर को नहीं देते। इसलिए आज के समय में मारधाड़ किसकी? सरकारी नौकरी की तरफ हम लोग भागते हैं, जो रियलिटी है। सरकार ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक पीएम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए कि हम एक काम करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पर बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, काइंड ऑफ ट्रेनिंग समझ लो मेरे भाई। 1 साल का उनको प्रोग्राम रहेगा, 1 साल में वो वहां पर देखेंगे कि किस तरीके का माहौल होता है। बात समझ में आ रही है? अब इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? जिसकी उम्र 21 से 24 वर्ष है। 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो किसी भी फुल टाइम जॉब में नहीं होना चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी उम्र मेरे दोस्त 22 वर्ष है, ओके, और मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं जॉब में हूं, मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? क्या मुझे एम्प्लॉय स्टेटस मिल सकता है? नहीं मेरे भाई। क्या मुझे मतलब यहां पर पीएम इंटर्नशिप स्कीम में मैं एलिजिबल बनूंगा? आंसर है नो। उम्र होनी चाहिए 21 से 24 वर्ष, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी एंगेज्ड इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ओके, एटलीस्ट अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एटलीस्ट क्लास 10 मेरे दोस्त। ओके, एटलीस्ट क्लास 10। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सर इसमें से किसी को क्या एक्सक्लूड किया गया? मैंने कहा हाँ, एक्सक्लूड किया गया। किसको एक्सक्लूड किया गया मेरे भाई? किसको एक्सक्लूड किया गया है? किसी को आइडिया है कि कौन इसमें एलिजिबल ही नहीं है? किनको एक्सक्लूड किया गया है? सीरियसली सर 22 के बेटा मान ले, क्या दिक्कत आ रही है? अभी मैं 52 का होता था, हो मास्टर बुड्ढा हो गया है। अब मास्टर अगर जवान हो गया मेरे भाई, 22 बोल दिया, ओ मास्टर देखो क्यों 22 हो गया। अरे देख, फोकस कर लो भाई कंटेंट पे,
क्या पता तुम्हें याद रह जाए उसी से ही। 21 से 24, मास्टर ने बोला था 22, है ना। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि जो ग्रेजुएट है मेरे भाई, ग्रेजुएट है फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी, लाइक आईआईएम मेरे भाई, इवन जिनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है लाइक सीए, लाइक सीएमए, वो यहां पर एक्सक्लूडेड है, वो एलिजिबल नहीं है। आई होप गाइज यहां तक क्लियर होगा। इवन इन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल है जिसको यहां पर इस स्कीम के तहत एलिजिबल यानी पात्र माना जा रहा है, तो उसके लिए बोला है कि उसकी जो फैमिली है, ओके, उसकी जो फैमिली है, उसकी जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम है मेरे भाई, ये अगर 8 लाख से ज्यादा है तो दिक्कत है, ये 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इवन अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली से आते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। सर आई एम डूइंग पीएम इंटर्नशिप लास्ट दिसंबर 5000 एवरी मंथ 4500 बाय गवर्नमेंट 500। नाइस नाइस नाइस, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा, ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट है। अब मुद्दे की बात पे आ जाता हूं, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। इस स्कीम में है क्या कि हर एक इंटर्न को इसमें जो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी वो कंपनी की तरफ से रहेगी 5000 रुपए। कंपनी आपको सरकार आपको 5000 रुपए दे रही है, ओके, 5000 रुपए। और वन टाइम मेरे दोस्त पैसा मिलेगा 6000 रुपए। जैसा कि मैं आगरा से गुड़गांव में आया, गौर फरमाइएगा, अब मैं जब आगरा से गुड़गांव आया तो मैं मेरे दोस्त यहां पर रहने के लिए आया। अब मैं बाल्टी मग्गा सामान वामान लेकर नहीं आया, मैं सोचा कि यार कहां लाद के ले जाऊंगा, एक काम करता हूं वहीं पे कमरा लूंगा और वहीं पे मेरे दोस्त ये सारा सामान सेट कर लूंगा, समझ रहे हो। तो सरकार ने मुझे कहा गौतम जी परेशान क्यों होते हो, हम तुम्हें 6000 रुपए देंगे, ठीक है, ब्रश चाहिए हाँ, पेस्ट चाहिए हाँ, सामान चाहिए हाँ, बाल्टी चाहिए, मैंने कहा हाँ, मग्गा चाहिए हाँ, ठीक है। तो भाई साहब उन्होंने मुझे 6000 रुपए दे दिए कि भाई आओगे जाओगे रहोगे सेटअप करोगे, यहां पर कुछ पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 6000 रुपए मुझे दे दिए और कहते हैं मुझे कि गौतम जी परेशान मत होना। मैंने कहा क्यों, 5000 रुपए तो तुम्हें हर महीने हम देंगे ही देंगे। मैंने कहा गजब मेरे भाई गजब, वन टाइम 6000 रुपए मेरे भाई मिल रहे हैं और उसके बाद हर महीने 5000 5000 5000 5000 5000 मिलेंगे हर एक इंटर्न को मेरे भाई, हर एक इंटर्न को यहां पर इतना पैसा मिलेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, ऑल डन। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, इसके लिए एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है राउंड 2 के लिए। पायलट फेज में मेरे भाई 1 लाख यहां पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी लीडिंग कंपनीज में अक्रॉस मोर देन 730 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो कहते हैं कि देश के 730 डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो लीडिंग कंपनीज है, टॉप 500 कंपनीज चुनी, मतलब 500 कंपनीज चुनी जाती हैं, उनमें 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा है। ओके सर, लक्स भी ले लेना, हाँ लिरिल भी ले लूंगा मेरे भाई, लाइफ बॉय भी ले लूंगा, ठीक है सर, बोरो प्लस भी ले लेना। ओए होए 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 होए, हाय 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 हाय, ये सारे वही हैं जो मेरे दोस्त रह रहे होंगे अलग से। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये दोस्तों के साथ बैठे होंगे ना पीजी में अभी या कहीं बैठे होंगे, सर बोरो प्लस भी ले लेना, सर ये भी ले लेना, सर वो भी ले लेना। अरे मेरे बच्चों तो मेरा कितना ख्याल रखते हो, आ जाओ एक झप्पी दे दो मेरे भाई, दे दो एक झप्पी दे दो इधर, ठीक है। हम मास्टर से कितना प्रेम करते हैं, ओहो मास्टर भी तुमसे प्रेम करता, आई लव यू, ठीक है। इधर आ जाओ बेटा, इस टाइम हर एक एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है 3 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए, बहुत बढ़िया। स्कीम ने अनाउंसमेंट रहा था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट स्पीच में 23 जुलाई 2024 को, और ये अक्टूबर 3 2024 से ये शुरू हो गई थी। इसके सेकंड फेज के लिए मेरे दोस्त अब यहां पर एप्लीकेशन आ चुकी है। गजब न्यूज, डन। नेक्स्ट, अभी तक इस स्कीम ने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी हैं 28,141 कैंडिडेट को, ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक ऐसा ये कहा गया है हरीश मल्होत्रा साहब के द्वारा, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर है। इवन इंटर्नशिप जो रहेगी 12 महीने की रहेगी और हाफ ऑफ द प्रोग्राम फोकसिंग ऑन हैंड ऑन वर्क एक्सपीरियंस, ये छोड़िए, ओके, 12 महीने का ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ठीक है सर। फिर अरे इधर आ जाओ, अब फेयर लवली भी ले लिया, बोरो प्लस भी ले लिया, इधर आ जाओ। एक और कमेटी बन गई, देख रहे हो मेरे भाई, एक तो राधा श्याम साहब की अध्यक्षता में बन गई, वीके पॉल साहब की अध्यक्षता में बन गई कमेटी, दिनेश कुमार खरा साहब की अध्यक्षता में कमेटी बन गई। एक और कमेटी आ गई मेरे भाई, ये कह रहे कि हमको चाहिए एलसीए, ठीक है, हमको क्या चाहिए एलसीए,
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देरी क्यों कर रहे हो, हमको उड़ाना है, अब उड़ाना है तो भाई जल्दी से लाके तो ना। तो उन्होंने कह दिया हमें लगेगा समय, तो अब समय लगेगा ऐसा बोल दिया तो रिव्यू तो किया जाएगा। पापा ने बोला बेटा हमको कि मतलब पापा ने हमको बोला कि बेटा जाओ सामान ले आओ। अब हमने बोला हमको लगेगा समय, मम्मी को बोला जाओ रिव्यू करो। मम्मी आई बेलन चकला लेके मेरे भाई, चकला फोड़ दिया, बेलन से तोड़ दिया मेरे भाई, समझ रहे हो। तो मम्मी को एक कमेटी का हेड बनाया था पापा ने, हमको रिव्यू करने के लिए। वैसे यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल पैनल बनाया है, तेजस जो जेट डिलीवरी है उसकी स्पीड अप के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए मेरे भाई, समझ रहे हो। और इसके जो हेड है वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, डिफेंस सेक्रेटरी साहब। तो तेजस MK-1A इंडिया का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और इसकी डिलीवरी में जो डिले हो रही है उसको देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो कि डिले का जो रीजन है, कॉज है, उसको एग्जामिन करेगा और यहां पर सजेस्ट करेगा कि कैसे हम इसको फाइटर जेट को जल्दी से जल्दी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करा सकते हैं मेरे भाई, जल्दी से जल्दी इंडक्ट करा सकते हैं। ओके, और यहां पर इस कमेटी के जो हेड है वो है राजेश कुमार सिंह, जो वर्तमान में अपने डिफेंस सेक्रेटरी हैं। बात समझ में आ रही बेटा, जो वर्तमान में अपने डिफेंस सेक्रेटरी हैं। है कि नहीं गजब न्यूज मेरे दोस्त? अरे सर गजब न्यूज है, सुपर गजब न्यूज है मेरे भाई। डन। आगे, इंडियन बहरीन फेस्टिवल, भारत बहरीन इंडियन बहरीन फेस्टिवल, ये पूरा टाइटल है, इंडिया इन बहरीन फेस्टिवल। ओके, ये टाइटल है पूरा। यहां पर कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो दिखाई गई थी, 2000 जो से अधिक आंगों तक थे, विजिटर्स थे, वो छोड़िए। इंडियन बहरीन फेस्टिवल ये आप याद रखेंगे। असल में इसका ये सेकंड एडिशन है, दूसरा संस्करण रहा है इंडियन बहरीन फेस्टिवल का। इंडिया इन बहरीन फेस्टिवल का कहां पर? डाना मॉल में, सना 20 में। ओके, सना 20 में, ये याद रखना है कहां पर बेटा? सना 20 में, जो ये दाना मॉल है। ओके, दाना मॉल, दाना मॉल, दाना मॉल, यहां पर ये इवेंट रहा था। इस इवेंट को इंडियन एम्बेसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एम्बेसी। लुलु हाइपर मार्केट बहरीन और दाना मॉल इसके साथ कोलैबोरेशन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। गजब मेरे भाई, गजब। ओके, लुलु हाइपर मार्केट बहरीन और दाना मॉल इसके साथ, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। जो इंडियन एम्बेसडर टू बहरीन है, इनका नाम है विनोद के जैकब, इनके द्वारा इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था। तो कितने पॉइंट मिल गए? एक मिल गया एम्बेसडर टू बहरीन, इंडियाज एम्बेसडर टू बहरीन, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था वो क्लियर है। कहां पर ये इवेंट रहा था, ये इंडियन बहरीन फेस्टिवल, वो यहां पर क्लियर है मेरे भाई। ये इवेंट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक इनिशिएटिव है, PCTD। ओके, प्रमोशन ऑफ कल्चरल टाइज विद डायस्पोरा इनिशिएटिव, ठीक है, उसके एक भाग के रूप में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसमें एक आर्ट एग्जीबिशन भी रहा था, इंडिया थ्रू माई आईज। ओके, इंडिया थ्रू माई आईज मेरे दोस्त, जिसमें 42 पेंटिंग दिखाई गई थी 20 आर्टिस्ट की। तो इतना तो हमें गहराई से जाने की जरूरत नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। PCTD इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ कल्चरल टाइज विद डायस्पोरा, और उसके एक भाग के रूप में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। विनोद के जैकब ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था, जो भारत के राजदूत है बहरीन में मेरे भाई। बहरीन की कैपिटल मनामा है। ओके, करेंसी आप लोग बताइएगा। इंडियन बहरीन फेस्टिवल का नाम है डाना मॉल, सना 20 रहा, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एम्बेसी, लुलु हाइपर मार्केट बहरीन और डाना मॉल के साथ मिलकर। नाइस। इंडिया ने कहा है कि फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस वो वीमेन पीस कीपर्स की होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, इवन होस्ट कर दी दोस्त। आपको भी पता है यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपर्स है उसमें भारत का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन यहां पर जो वीमेन पीस कीपर है उनको लेकर जो कॉन्फ्रेंस है उसको इंडिया ने होस्ट किया है। ओके, ये न्यू दिल्ली में रही है। अ कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन पीस कीपर, ये कहां पर रही मेरे भाई? नई दिल्ली में शुरू हुई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात महिला शांति सैनिकों पर एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका टाइटल था वीमेन एंड पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। अपने तरीके का ये पहला इवेंट है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर, सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के साथ मिलकर। तो क्या गजब की न्यूज मिल गई। इवेंट का नाम याद रखो, वीमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। एक वीमेन पीस कीपर्स को लेकर एक कॉन्फ्रेंस रही है, ये नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस रही थी। अब ये कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के मिशन है जहां पर पीस कीपर्स को डिप्लॉय किया जाता है, स्पेशली महिलाओं को डिप्लॉय किया जाता है, उनके संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस रही। इसके द्वारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अनुसार एक डेटा है जिसमें बताया गया कि जो वीमेन पीस कीपर है
35 ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज की अक्रॉस द ग्लोबल साउथ वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एस जयशंकर साहब है, उनके द्वारा यहां पर इसको एड्रेस किया जा रहा है। ओके, तो एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है कि कितने यहां पर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे, कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहां पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, इसका टाइटल क्या है, इसका इवेंट का नाम क्या है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जीन पैरी जो लैक्रोइस है, यहां पर जीन पैरी, नाम देखिए कितना गजब का, जीन पियरे लैक्रोइक्स, ओके, जो कि यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन के, और क्रिस्टियन सॉन्डर्स जो यूएन स्पेशल कोऑर्डिनेटर है, वो यूएन यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस इवेंट को अटेंड करेंगे। अब जब भी आप इस तरीके की न्यूज पढ़ते हो तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है क्या काटे क्या छाटे, यही तो आता है मन में आया होगा, अरे यार ये पेज छोड़ देते हैं, अरे यार यहां तक पढ़ लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो होता था। जब मैं कोई भी न्यूज पढ़ता था ना, बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे दिमाग में आता था, अच्छा यार इसमें से कौन सा पार्ट रिलेवेंट हमें लग रहा है, अच्छा ये यहां तक इवेंट का नाम नई दिल्ली, अच्छा इवेंट का नाम ये हो गया, इसका वेन्यू ये हो गया, इसने ऑर्गेनाइज किया, इसने इनॉग्रेट किया, बात खत्म, इसके बाद के सारे इररिलेवेंट है। न्यूज बनाने वाला उल्लू मेरे भाई, अपने को नहीं याद रखना। ऐसा होता कि नहीं होता है कि होता है मेरे भाई, 200% होता है ऐसा। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि अपन को आदत है कहीं ना कहीं एक लिमिट तक पढ़ने की, उसके बाद अपन की लिमिट हो जाती है ब्रेक, लिमिट हो जाती है, मतलब अपन खुद को लिमिटलेस ना रखे, ठीक है। क्या बोल रहा है आशीष? उल्टा उल्टा बोल रहा है। अपने को आप लिमिटेड मत रखो, लिमिटेड मतलब लिमिट में मत रखो कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतनी 2 लाइन पढ़नी, 3 लाइन पढ़नी, 4 लाइन पढ़नी, ऐसा सही नहीं है। बहुत सारी न्यूज मैंने ऐसी ऐसी पढ़ाई है जिसमें कि उन्होंने लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाया है, लास्ट पैराग्राफ से। आपको अगर याद हो रामसर साइट वाला मेरे भाई, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बना था, याद हो? अगर याद आ रहा है मेरे भाई, सबसे ज्यादा वेटलैंड किस स्टेट में है, ठीक है, ऐसा कुछ करके याद हो आपको। इसके अलावा भी एक और हम लोगों ने पढ़ा था, एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट पढ़ाई थी गरीबी अमीरी की, उसमें उन्होंने रीजन पूछ लिया था, देश नहीं पूछा था, रीजन, जो लास्ट पेज पे पढ़ा था हम लोगों ने। तो मुझे आज भी वो चीजें याद आती हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते हैं और वहां से निकलते हैं और बताते हैं कि सर ये वाला पैराग्राफ में हमने ये लाइन पढ़ी थी। क्यों मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराना पसंद कर रहा हूं? उसका रीजन ही ये है कि तुम वैसे अपनी तरफ से 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दोगे, अब वो पद्मश्री अवार्ड याद रहेगा पद्म भूषण की वजह से मेरे भाई, ठीक है, गोती पुआ डांस याद रहेगा आपको, हर हालत में याद रहेगा। तो कुछ चीजें जो याद करने वाली हैं वो जीरो हो जाती है अब आपकी तरफ से, वो मैं आपकी पूरी करा दे रहा हूं। तो जब भी इस तरीके की न्यूज आए ना तो काटो मत मेरे भाई, मत काटो पॉइंट को, मत छाटो। ये लास्ट टाइम जब रिवीजन करोगे तब कर लेना, जब करो, जब एग्जाम से 1 दिन पहले बैठे हो, ठीक है, कि हाँ चलो उसमें से भी इंपॉर्टेंट पढ़ ले। तमिलनाडु में अब ज्यादा है। अच्छा, मैंने क्या पूछा? मैंने रामसर साइट नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया कहां पर है हमारे देश में? सर मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब अक्षरा ये है कि कंप्लीट न्यूज पढ़नी है हमें। आगे, फाइनेंशियल लिटरेसी, आरबीआई लॉन्चेस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, एग्जाम का सवाल। एग्जामिनर ने एक बार तो इसकी थीम पूछी थी, एग्जामिनर ने इसका समय पूछा था कब से कब तक मनाया जा रहा है। एग्जामिनर ने यहां पर एक सवाल पूछा था, ये कब से मनाया जा रहा है? 2016 से मेरे भाई, 2016 से। एक पूछ लेता है कि इस साल ये कब से कब तक मनाया जाएगा, इस दिन से इस दिन तक। तो ये कल की न्यूज है मेरे दोस्त, कल ही आरबीआई की वेबसाइट पे आई थी कि आरबीआई ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, आपको फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए, वित्तीय तौर पर साक्षर करने के लिए इसको लॉन्च किया है। क्या गजब न्यूज है, क्या गजब न्यूज है मेरे भाई, एग्जाम में आनी है ये और इसकी अगली वाली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मेरे दोस्त अनाउंस किया है, 2016 से इसको मनाया जा रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। जो संजय मल्होत्रा साहब है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके द्वारा इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को मेरे दोस्त लॉन्च किया गया, और इस वर्ष इसका 10th एडिशन है। गजब, 2016 से मनाया जा रहा है, गजब। एफएलडब्ल्यू की फुल फॉर्म फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, गजब मेरे भाई। किसने लॉन्च किया? संजय मल्होत्रा ने लॉन्च किया। इसका थीम क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी, वीमेन प्रोस्पेरिटी, वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है मेरे भाई? कब से मनाया जा रहा है, कौन मना रहा है? फरवरी 24 से फरवरी 28 तक। ओके, आरआरबी 2024 में था, पूछा था कि पीएम आवास योजना में नहीं डायमेंशन नहीं बेटा, एरिया पूछा था, एरिया बेटा, एरिया पूछा था।
और लकीली कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ था मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। अभी जैसे आरबीआई रिलेटेड कुछ न्यूज की बात करें, आपको 2000 रुपए का नोट आपने देखा है? ओए होए 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 होए, 2000 का नोट, हाँ सर देखा है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए संभाल के भी रखा है। हाँ हाँ हाँ, वही नोट जिसका कलर है मजेंटा, जिसका साइज है 66 इंटू 166 mm। इसके पीछे क्या बना हुआ है मेरे भाई, क्या छपा हुआ है, प्लीज बताइएगा। अब 2000 रुपए के डिनोमिनेशन को लेकर एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी? इन्होंने खबर दी है कि, क्या दी है खबर, कुछ तो दी थी खबर। क्या थी खबर मेरे भाई, कुछ खबर थी कि नहीं? 31 जनवरी तक का डेटा आया है हमारे पास, 31 जनवरी 2025 तक का डेटा, कि 2000 रुपए के कितने नोट वापस हो चुके हैं। 98.15% नोट की वापसी हो चुकी है। 98.15% नोट की वापसी हो चुकी है। और अभी कितना नोट मार्केट में अभी बकाया है? 6577 करोड़ रुपए का, 6577 करोड़ रुपए के नोट अभी भी मेरे भाई मार्केट में है। आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया था कि इस नोट की हम वापसी कर रहे हैं, वो दिन था 19 मई 2023, और तब जब नोट मार्केट में था वो था 3.56 लाख करोड़ का। और आज 31 जनवरी आते आते मात्र रह गए 6577 करोड़ रुपए का मेरे भाई। इसके पीछे है मंगलयान। ओके, मंगलयान। अभी 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था कि नहीं रहा था? हाँ जी रहा था। और उसमें जो आपका रेपो रेट इसको 6.5% से 6.25% पे ले आए, 0.25% कमी कर दी। हाँ जी, उस हिसाब से रेपो रेट हो गया 6.25%। बैंक रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया 6.50%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया 6.00%। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी है 18%। जो कैश रिजर्व रेशियो वो है आपका 4%, 4%। इवन इस 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जो जीडीपी का अनुमान लगाया है 25-26 के लिए, वो है 6.7%। जो सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अनुमान लगाया है वो है 4.2%। इनका कहना है कि इस आने वाले वित्तीय वर्ष में जो इन्फ्लेशन रहेगा, सीपीआई रहेगा, वो 4.2% रहेगा। जो जीडीपी रहेगी वो 6.7% रहेगी मेरे भाई। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा है दोस्त? इनका जो स्टैंस रहा था वो आपका न्यूट्रल रहा था, न्यूट्रल, इस बात को जरूर याद रखना। इनका जो स्टैंस रहा था मेरे भाई वो न्यूट्रल रहा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और संजय मल्होत्रा साहब की अध्यक्षता में ये पहली मीटिंग रही थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जो आरबीआई के थे वो थे संजय मल्होत्रा के अलावा एम राजेश्वर राव मेरे भाई, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन। और जो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे उनका नाम था नागेश कुमार के अलावा राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य। नागेश कुमार, राम सिंह और सौगत भट्टाचार्य। क्लियर है बेटा? आरबीआई ने अभी बैंक.इन और fin.in लॉन्च किया है। इन्होंने कहा कि हम एक इंटरनेट डोमेन लेकर आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन, बैंक के लिए अलग और नॉन बैंक एंटिटीज के लिए अलग। तो बैंक के लिए बैंक.इन, नॉन बैंक एंटिटीज के लिए मेरे भाई fin.in। और इन दोनों को कब से लागू किया गया है? अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रार के तौर पे कौन काम करेगा? IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आई होप मेरे भाई क्लियर होगा। इवन यहां तक आरबीआई रुक नहीं रहा। आरबीआई कह रहा है कि सुनो सुनो सुनो, मैं 50 रुपए का एक नया नोट लेकर आ रहा हूं जिस पर कि आशीष गौतम के साइन होंगे, सॉरी, जिस पर मेरे भाई संजय मल्होत्रा के साइन होंगे। ठीक है, तो आरबीआई जल्दी से 50 रुपए के डिनोमिनेशन का एक बैंक नोट लेकर आ रहा है, महात्मा गांधी न्यू सीरीज का, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब के साइन होंगे। ओके, इतना याद रखना। पुराना नोट भी बना रहेगा, नया नोट भी बना रहेगा मेरे भाई। आई होप क्लियर होगा, आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्त, अगला देखिएगा। आरबीआई ने परमिट कर दिया है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लेकर। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई ने कुछ इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। इसके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था न्यू बैंक, अगर याद आ रहा हो, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे श्रीकांत साहब, इनके बोर्ड को 12 महीने के लिए मेरे दोस्त मना कर दिया था, कि हटा दिया था। ठीक है, और बैंक के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी 6 महीने की, कि इसके ये ना ही नया लोन दे सकता है, ना ही डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब इन्होंने कुछ रियायत दी है और बोला है कि डिपॉजिटर मेरे दोस्त पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई ने परमिट किया है यहां पर जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई है, उसके डिपॉजिटर्स को कि आप 25,000 रुपए तक मेरे दोस्त विड्रॉ कर सकते हो। सर कितना फास्ट? भाई फास्ट नहीं है, रिवीजन चल रहा था इससे पहले।
अगर ये आपको पता है तो आपके लिए रिवीजन है, आपको नहीं पता आपके सिर के ऊपर चला जाएगा। इसलिए बोलता हूं लगातार जोड़ो, एक दिन के प्रयासों से सफलता नहीं मिलती, लगातार प्रयासों से सफलता मिलती है। अगर मैं रिवीजन मोड शुरू कर रहा हूं तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जब हवाई जहाज उड़ाया जाता है तो बेटा सीट की पेटियां, सीट बेल्ट बांधनी पड़ती है, और आप बिना बेल्ट बांधे अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो इधर से उधर, उधर से इधर, कभी पायलट के पास जाओगे तो कभी मेरे भाई पीछे इधर उधर भागोगे। तो इसलिए फोकस करो जरा, फोकस, डेली जुड़ो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 फरवरी 2025 को ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन यहां पर इंपोज किए थे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर, और बोला था बैंक को कि भैया जी किसी भी प्रकार का बचत खाते में से आप पैसा नहीं निकाल के दोगे, नहीं करंट अकाउंट में से। किसी भी डिपॉजिटर को, कोई भी डिपॉजिटर आगे कहे ए प्लीज कुछ पैसे देना, ए प्लीज मेरे को पैसे दे दे भाई, मुझको जरूरत है, मतलब डिपॉजिटर मेरे दोस्त, मैं गया, मैं वहां पर अपने पैसे मांग रहा था, मेरा खाता है, मुझे भगा दिया, मुझे भगा दिया मेरे भाई, कि नहीं आरबीआई ने मना कर दिया है, मुझे भगा दिया था मेरे भाई, मैं बड़ा परेशान। फिर मैंने गवर्नर साहब को फोन लगाया, गवर्नर साहब ने कहा कितने की जरूरत है, मैंने कहा 22,500, कहते 25,000 कर दूं, मैंने कहा कर दो बेटा, 25,000 रुपए तक की लिमिट यहां पर इन्होंने अलाउ कर दी है। और रिजर्व बैंक ने इस बैंक के बोर्ड को चलाने के लिए, इस बैंक के बोर्ड को तो हटा दिया था, इस बैंक को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक कमिटी ऑफ एडवाइजर अपॉइंट किया। एडमिनिस्ट्रेटर तो श्रीकांत साहब है, और जो कमिटी ऑफ एडवाइजर है मेरे दोस्त, उसमें 3 नाम याद रख सकते हो, रविंद्र सापड़ा, ठीक है, रविंद्रा तुकाराम चौहान, ओके, और आनंद एम गुलास। ये यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है श्रीकांत साहब मेरे भाई, उनको यहां पर गाइड करेंगे, ओके, बैंक को चलाने के लिए। 25,000 रुपए तक यहां पर अलाउ कर दिया है कि पैसा निकाल सकते हैं डिपॉजिटर, ओके। एसईसीआई ने समझौता किया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट धर में सेटअप करने के लिए, ओके। तो एसईसीआई ने धार में 200 मेगावाट का सौर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब ये जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, यही तो सवाल है मेरे भाई कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत है, सरकारी उपक्रम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने किया है मध्य प्रदेश के साथ एक मेरे दोस्त समझौता। उस समझौते के तहत ये 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट धार में सेटअप करेगा, ओके, और 1000 मेगा एमडब्ल्यूएच बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाएगा इस स्टेट में। गजब न्यूज, 2 चीजों की बात की जा रही है यहां पर, एक तो 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट धर में सेटअप करेगी ये संस्था एसईसीआई, ओके, दूसरा यहां पर 1000 मेगावाट एमडब्ल्यूएच बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी ये इस राज्य में सेटअप करने जा रहा है। असल में इस एमओयू साइन हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान, जो कि भोपाल में चल रहा है 24 से 25 फरवरी आज तक मेरे भाई, ये भोपाल में चल रहा है। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 है, इसको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज किया है, मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। उस दौरान मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल भी थे, और चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी थे मेरे भाई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में या इनकी उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था भोपाल में। उस दौरान ये मेरे दोस्त एक एग्रीमेंट साइन हुआ 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए, दर के लिए, और 1000 एमडब्ल्यूएच बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आगे एक और स्टेटमेंट है, इन्होंने ये कहा है कि ये 200 एमडब्ल्यू सोलर प्रोजेक्ट है, ये 500 मेगावाट का जो एक एग्रीमेंट हुआ था 2023 में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ 25 सालों के लिए एसईसीआई यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, उसका एक भाग है। मतलब अभी 25 सालों के लिए एसईसीआई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा स्टेट को, उसको लेकर जो समझौता हुआ था उसका ये भाग है 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। एसईसीआई जो पैसे खर्च करने जा रहा है वो है 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए एसईसीआई यहां पर इसके ऊपर खर्च करेगा, ओके। नेक्स्ट, मोहन बगान ने यहां पर आईएसएल जो लीग है वो जीत ली है 1-0 से उड़ीसा एफसी को हराकर। बढ़िया न्यूज है भाई, ये तो बढ़िया न्यूज है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है, ठीक है, लीग विनर बनाए मेरे भाई। उड़ीसा एफसी को इसने हराया था कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम, यहां पर ये मैच रहा था मेरे दोस्त, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो मैरिनर्स हैं उनका ये बिकम द फर्स्ट टीम इन आईएसएल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर टाइटल। इसका मतलब इन्होंने पिछली बार भी टाइटल जीता था, इस बार भी इन्होंने टाइटल जीता है। फर्स्ट टीम है जिन्होंने अपना टाइटल इस लीग में डिफेंड किया। डिफेंड करने का मतलब है पिछली बार भी जीता हो और इस बार भी लगातार जीत लिया हो मेरे भाई। जो ये एक व्यक्ति, इसका नाम है दिमित्रियोस पेट्रोटोस, इन्होंने इकलौता गोल किया था इस मैच में, ओके, इकलौता गोल किया था। ये रहा सेशन, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। एमसीक्यू मेरे पार्ट से डन, रिवीजन मेरे पार्ट से डन मेरे भाई, न्यूज मेरे पार्ट से डन। अगर इससे ज्यादा अगर भी और आप चाहत रखते हो
तो यार एक लास्ट में ट्रिपल आर में आता रिकॉल, वो आप कर लेना, ठीक है। बाकी कल जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से। आज शाम को 5 बजे एक सेशन लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ओके। हम लोग क्योंकि 12 बजे तो मेरे दोस्त अब आपकी क्लासेस चलती हैं, आपको पता है एसबीआई पीओ के लिए ऑपरेशन विजय शुरू हुआ है, तो सुबह 1.5 घंटे की आपकी क्लासेस चल रही है, तो 2 बजे तक इंग्लिश की क्लास रहती है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इस तरीके से चलता है। तो मैं शाम को 5 बजे आप लोगों के साथ जुड़ा करूंगा, तो 5 बजे मेरे साथ जुड़ना। अब उसके अलावा जिन बच्चों को एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हैं, वॉरियर प्रो बैच में एडमिशन लो, लोड मत लो, सिर्फ एडमिशन लो मेरे भाई, लोड लेने का काम मेरा है। यहां से फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करो, यहां से मंथली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, ओके। इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे कवर हो चुके हैं मेरे भाई। आप जाकर इसमें, आज जनवरी की क्लास है दोस्त 10 बजे से, तो इसमें जुड़ना है आपको। यहां से आप एमसीक्यूज कर सकते हो। मेंस स्पेशल बैच आपका जल्दी इसमें आ रहा है मार्च में मेरे भाई, इसमें आपके लिए मंथली बेसिस पे करंट अफेयर टेस्ट भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। 4 टेस्ट आपको जनवरी में मिलेंगे, ऐसी 4 फरवरी में, इस तरीके से ये बैच आपको पड़ेगा 1562 का Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं, ओके। बाकी आप सभी के पास जो एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहे हैं, पीओ के लिए जा रहे हैं, एसबीआई की टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए। यहां पर एसबीआई क्लर्क के मेंस के टेस्ट 15 मिल रहे हैं मेरे भाई, एसबीआई पीओ के मेंस के टेस्ट 15 मिल रहे हैं। चाहे आप क्लर्क के लिए जा रहे हो, आपको ये दोनों टेस्ट लगाने, 30 टेस्ट लगाने हैं। इन 30 टेस्ट का फायदा क्या मिलेगा, वो आपको इस टेस्ट को लगाने के बाद मिलेगा मेरे भाई। हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, पीओ वाले में 60 क्वेश्चन है, तो 15 पंजे 75, 750 सवाल यहाँ हो गए, 15 चिक्कन 90, 900 सवाल ही हो गए, 1650 सवाल ही हो गए। आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम का मैंने अलग से कर दिया सेपरेट, कि ऐसा ना हो कि मेरे भाई टेस्ट में आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम मिले। यहां पर पर्पज है कि सारा करंट अफेयर कवर हो, और यहां पर पर्पज है कि आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के 15 टेस्ट दे रहा हूं, तो जितनी भी आरबीआई सर्कुलर है, प्रेस रिलीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सारी इसमें कवर हो जाए। यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड सीए कवर हो रहा है आपका। भाई साहब जितना दे रहा हूं ना बहुत है, एक बार जाकर इसको ज्वाइन करिए। Y168 आप कोड लगा लेना, 279 रुपीज का आपको मिलता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऑफर चल रहा हो मेरे भाई, नहीं चल रहा तो जाकर एनरोल करो, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, सेशन पसंद आया तो जो मैंने सवाल पूछे उन सवालों के जवाब और अपने दोस्तों को, मित्रों को इसको शेयर करिए। काफी बच्चे प्रीलिम्स में है मेरे भाई, मैं समझ रहा हूं, प्रीलिम्स लगाए 27 को लगाए, फिर 1 को लगाए प्रीलिम्स में। कुछ बच्चे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की तैयारी में लग गए, तो उन्होंने करंट अफेयर्स को त्याग दिया है। भाई 1 घंटा नहीं निकाल सकते डेली सुबह 7 बजे का, अपने लिए निकाल लो ना 1 घंटा, 1 घंटा, और आप पूरे दिन को एनालिसिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा मैं 1 घंटा निकाल सकता हूं मेरे भाई। 1 घंटा ही तो चाहिए बस, 1 घंटा मेरे भाई, एक घंटा सुबह 7 से 8 जुड़िए ना। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना सोच सकता हूं, तुम अपने लिए क्यों नहीं सोच सकते? सिर्फ 1 घंटा चाहिए मेरे भाई, ओके। आज 3 बजे मुलाकात करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप है जीए बाय आशीष गौतम मेरे भाई, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाना। 1,32,000 बच्चे हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें डेली बेसिस पे 3 बजे क्विज होता है, इसी में पीडीएफ मिलती है। 1,32,000 जिसमें हो उसी ग्रुप को ज्वाइन करना। हमारी एप्लीकेशन अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल करिए, उसमें भी डेली बेसिस पे आपको क्विज मिलते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, सभी क्लासेस जितनी भी पेड क्लासेस होती है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलती है।